इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर इजराइल की अखबार इजराइल टाइम्स के हवाले से आ रही है। और वो खबर ये है कि इजराइल की जो सेना है, जिसको हम इजरायली डिफेंस फोर्स के नाम से जाना जाता है दुनिया में, उस इजरायली डिफेंस फोर्स के जो चीफ है, उस चीफ ने ये कहा है कि इजरायली सेना जो है इस वक्त भारी दबाव में है और अगर नई सेनाओं की तुरंत बहाली नहीं की गई, उनके इजरायली डिफेंस फोर्स के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि तुरंत 12,000 नए सैनिक बहाल करने की ज़रूरत है और ये काम अगर तुरंत नहीं हुआ तो इजरायली डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। इसलिए कि लंबे समय से युद्ध में रत रहने की वजह से इजरायली डिफेंस के जो सोल्जर है वो काफ़ी थक चुके हैं और वो उनको एक तरह से मानसिक और शारीरिक हर तरह के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि या तो इनके लिए आराम की व्यवस्था किया जाए या अगर नहीं हो रहा है तो नए सेना की बहाल की जाए। और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली 12,000 सेना को कम से कम बहाल किए जाने की ज़रूरत है। और इजराइल टाइम्स के हवाले से और जो कुछ खबर आई है उसमें ये कहा गया है कि पिछले 25 दिनों में ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 400 के आसपास मिसाइलें दागी है। 425 के आसपास मिसाइलें दागी है और इन मिसाइल हमलों में इस मिसाइल हमले अभी भी चल रहे हैं और इस मिसाइल हमलों की वजह से जिस इजराइल के लगभग 190 शहर में तबाही हुई है, 5,000 से अधिक लोग भयावह रूप से घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है और 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये सारी खबर इजराइल के अखबार के हवाले से है। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि इजराइल में काफ़ी अधिक मौत हुई है, 100 से अधिक काफ़ी अधिक मौत हुई है, लेकिन इजरायली टाइम्स का ये कहना है कि लगभग 5,000 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, 100 से के आसपास लोगों की मौत हुई है। ये सारी खबर है और इस वजह से अभी ये स्थिति नहीं बन रही है कि नए सेना को बहाल किया जा सके, उनको ट्रेंड किया जा सके और उनको तुरंत आर्मी में सेना में शामिल किया जा सके। तो इस वजह से बहुत सारे विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि अगर यही स्थिति और 1 महीने तक चलती रही तो इजरायली सेना कोलैप्स करने की स्थिति में पहुंच जाएगी, यानी इस स्थिति में पहुंच जाए शायद कि इजराइल की सेना ईरान का मुकाबला न कर पाए, इस स्थिति में पहुंच गए हैं। और इसके लिए कुछ और भी कारण बताए जा रहे हैं जो इजराइल की ये स्थिति हुई है। हालांकि इसके साथ ही इजराइल में जो सैनिकों की संख्या है, जो आंकड़े हैं वो भी दिए जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि इजराइल में जो एक्टिव सेना के जो जवान है उसकी संख्या 1,70,000 है। वहाँ एक्टिव इसलिए कि वहाँ पे 2 तरह की सेना होती है। चूँकि इज़राइल में जो सैन्य सर्विस सेवा है वो कंपल्सरी है। यानी एक निर्धारित उम्र के व्यक्ति वहाँ हर व्यक्ति को एक निर्धारित उम्र तक 3 या 2 या 3 या 1 साल की अनिवार्य सेवा देना पड़ता है। तो वो जो अनिवार्य सेवा देने वाले लोग होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, वो जो 3 साल का अनिवार्य सेवा देते हैं, उनको मिलाकर के एक रिजर्व आर्मी तैयार की जाती है। तो उस रिजर्व आर्मी की संख्या लगभग 4 लाख बताई जा रही है और जो एक्टिव आर्मी है, जो लड़ते हैं लगातार जो रहते हैं सेवा में, उसकी संख्या 1,70,000 बताई जा रही है। इन सब के बीच जो इजराइल है उसकी जनसंख्या लगभग 80 से 90 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो इस हालात में इस समय इजराइल पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले कहा था कि हम 5 दिन का मोहलत दे रहे हैं ईरान को, अगर उसने 5 दिन में हमारी बात नहीं मानी तो हम उसके ऊपर जमीनी हमला करेंगे या हम यानी कि हम अपनी सेना ईरान में भेज देंगे। और खार्क द्वीप जो है ईरान का, जो ईरान का तेल डिपो माना जाता है, उस द्वीप से ही ईरान के सारे क्रूड ऑयल दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। तो उस खार्क द्वीप पे अमेरिका कब्जा करने की योजना बना रहा है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अपनी सेना ईरान में उतार देंगे। तो इस ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था,
फिलहाल वो उससे पीछे हट गए हैं और उन्होंने कहा था कि हमने 27 मार्च तक का समय दिया था इजराइल को ईरान को, और हम अब उसको बढ़ा करके 6 अप्रैल तक कर दे रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा समय बढ़ा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कई तरह के बयान दिया है उन्होंने पिछले साल, जो किसी को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने एक बयान दिया कि इजराइल जो ईरानी सेना है वो ये चाहती है कि हम आकर उनका सुप्रीम लीडर बन जाए। फिर उन्होंने कहा कि ईरान के जो लीडर है वही चाहते हैं कि हम आकर के ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाए। फिर उन्होंने कहा था कि एक बार कह दिया कि वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है वो हमसे दोस्ती करना चाहता है। इस तरह के अजीब अजीब तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा, और बहुत सारे लोग उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं उनके इस तरह के बयान को सुन करके। लेकिन इसकी बरक एक जो ईरान के लिए जो एक बड़ा झटका है वो ये है कि ईरान ने जिन सेना के सहारे हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा था, और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखने के लिए जो सेना की टुकड़ी वहां तैनात की गई है, उसके जो चीफ कमांडर है उसको इजराइल ने और अमेरिका ने मार गिराया है। तो यानी इजराइल ने हॉर्मुज स्ट्रेट को घेर रखने वाले जो ईरानी कमांडर है उनके चीफ को इजराइल ने मार गिराया है। ये ईरान के लिए बड़ा झटका है। लेकिन इसके साथ ही ये खबर आ रही है कि ईरान लगभग 10 लाख की संख्या में नए फाइटर तैयार कर रहा है, क्योंकि वहाँ वो अपने आप को जमीनी अमेरिका के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो अमेरिका का जमीनी लड़ाई में अब तक का जो इतिहास रहा है उसको देख करके बहुत सारे विश्लेषक ऐसे मानते हैं कि जो अमेरिका का वियतनाम युद्ध में जो अमेरिका का हाल हुआ था, या तालिबान से लड़ने में अफगानिस्तान में जो अमेरिका का हाल हुआ था, ये दोनों ही जगह पे अमेरिका ने अपनी सेना वहां ऑन द ग्राउंड उतारा था, और दोनों ही जगह अमेरिका को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। तो उसी के मद्देनजर ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, और ईरान ने ये भी कहा, बहुत पहले भी कहा था और अब भी फिर से उसके एक लीडर ने कहा है कि हम ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी सेना ईरान की धरती पे उतारे। तो दूसरी तरफ ये है कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है ताकि अगर अमेरिका जमीनी युद्ध के लिए आता है तो उसको किस तरह मुंह तोड़ उसका मुकाबला किया जा सके। और ये अमेरिका के लिए वाकई में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि ईरान में बहुत सारे पहाड़ है, बंकर है, और पहाड़ी रास्ता है, नदियां हैं, और इस तरह की जो कोई प्लेन पूरा ईरान कोई प्लेन इलाका नहीं है कि वहां आसानी से लड़ा जा सके। तो इसको देख करके भी कई लोगों का कहना है कि अमेरिका ये गलती नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ये गलती नहीं करेंगे। वो धमकी जरूर दे रहे हैं ईरान को कि हम अपनी सेना ईरान के जमीन पे उतार देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो अमेरिका है जो अफगानिस्तान में तालिबान का सामना नहीं कर पाया। यहाँ तो ईरान इस समय ये साबित कर दिया है कि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए कि अमेरिका को एक तरफा अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा था इस युद्ध से, और इजराइल और इस बात के लिए बाध्य हुआ है कि वो ईरान के साथ बैकडोर बात करे। तो ईरान और इजराइल के बीच शांति स्थापना के लिए अमेरिका ने जो प्रयास किया था, उस प्रयास की वजह से जो एक तरह से पाकिस्तान जैसा देश इसमें एक और कतर और मिस्र, ये तीनों के बारे में बताया जाता है कि इसमें एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, और यही जो मध्यस्थ की भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है दोनों के बीच शांति लाने के लिए, उसी को लेकर भारत की विदेश नीति पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। वो सवाल ये है कि क्या भारत इस स्थिति में आ गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान की स्थिति भारत से ज़्यादा मजबूत हो गई है। बहुत सारे विश्लेषकों का कहना है कि जो इनिशिएटिव पाकिस्तान उठा रहा है वो काम तो दरअसल भारत को करना चाहिए था। इस भारत का ये पूरा क्षेत्र है, और भारत इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को अब तक पाकिस्तान की तुलना में मजबूत रहा है, मजबूती से अपने को प्रेजेंट भी करता रहा है। दुनिया के तमाम शांति प्रयासों में भारत की भूमिका अतीत में रही है, और भारत की इस तरह की स्थिति रही है कि उसके रिश्ते हर देश के साथ अच्छे रहे हैं। तो इसमें यह सवाल उठाया जा रहा है कि दरअसल भारत को लेकर के ईरान जो है उसने ही संदेह प्रकट कर दिया था, और ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने ही इस पे संदेह प्रकट कर दिया था कि भारत को लेकर हम आश्वस्त नहीं हैं।
और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जैसे देश को एक मौका मिल गया कि हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा इस पर कि हम कोई दलाल नहीं है और ये दलाली करना हमारी हमारी आदत नहीं है। तो ये अब विदेश मंत्री का ये बयान है कि हम कोई दलाल देश नहीं है और दलाली करना हमारा बयान नहीं है, हमारा काम नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे मतलब ऐसे अतीत में ऐसे शांति प्रयास हुए हैं जिसमें हमारा देश इन्वॉल्व रहा है, तो उससे ये कंट्राडिक्ट भी हो रहा है। अगर अतीत में दुनिया के शांति प्रयासों में हम शामिल रहे हैं और आज अगर हम कहने लगे कि नहीं हम कोई दलाल थोड़े हैं कि हम इस तरह के इनिशिएटिव में हिस्सा लें, तो एक तरह से हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर के एक संदेह और एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है कि मतलब ये तो हमारे हित में था, भारत के हित में था कि अगर भारत इस युद्ध को रुकवाने में सफल होता, तो इसका फ़ायदा तो दुनिया को मिलता है क्योंकि इस युद्ध की वजह से दुनिया में आर्थिक हालात बहुत खराब हो रहे हैं और भारत में भी आप देख सकते हैं जिस तरह पेट्रोल पंप पे लंबी-लंबी लाइनें लग रही है, गैस के दाम बढ़ गए हैं, गैस मिलने के जो समय अवधि था वो भी बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया है, जिनके पास सिंगल कनेक्शन है, डबल कनेक्शन में तो वो 35 दिन कर दिया गया है। महँगाई बढ़ रही है, तो हालत तो खराब है दुनिया में भी और भारत की भी। तो अगर भारत मध्यस्थता करके यहाँ शांति प्रयास की स्थापना करता और उसमें अगर वो सफल हो जाता, तो दुनिया भर के लिए अच्छी स्थिति होती और भारत के लिए मजबूत स्थिति ये होती कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे और विश्वास और साख बढ़ता। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान को दबाने में या पाकिस्तान को जो हम अब तक एक्सपोज़ करने में सफल रहे हैं, वो उसमें अब हमें और आगे बढ़ने में मदद मिलती। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है और इस शांति प्रयास में अपनी भूमिका निभा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में हम जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाह रहे हैं या करते रहे हैं, उसमें शायद हमको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ये स्थिति है और यही वर्तमान समय में जो इज़राइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसकी समग्र स्थिति फिलहाल यही है।